हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वांग लिन इमोर्टल लैंड में तो आ चुका था, लेकिन वहां पे आने के बाद वो वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स का ऑरा तलाश करने लगा था, जिसे साथ ही साथ इकट्ठा करते हुए वांग लिन अपनी पावर को भी बढ़ाता जा रहा था। लेकिन एक जगह पे आकर उसका मुकाबला लुओ सोर्ड सेट के एक डिसेबल के साथ होता है, जिसका नाम होंग सी था, और उसके मुताबिक ये सारा एरिया उसके लुओ सोर्ड सेट का था। लेकिन वांग लिन ने उसकी सोल को पूरी तरह से रिफाइन करते हुए न सिर्फ वहाँ पे उसकी डिवाइन सोर्ड को उसे छीन लिया था, बल्कि उसी के साथ साथ उसके सभी ट्रेस को भी हासिल कर लिया था, जिसके अंदर से वांग लिन को एक जेट स्लिप मिलती है। और उसी जेट स्लिप से वांग लिन को पता चलता है कि यहाँ पे टोटल 37 फ्रेगमेंट्स हैं, जिन्हें लुओ सोर्ड सेट ने बहुत ही चालाकी के साथ आपस में जोड़ते हुए वहाँ पे टेलीपोर्टेशन एरिस को भी बना रखा था, और उन्हें बाकी आने वाले लोगों से बचाने के लिए वहाँ पे अलग अलग इल्यूजन्स भी बना रखे थे। लेकिन अब क्योंकि वो जेट स्लिप वांग लिन के हाथ लग चुकी थी, तो इसलिए वो जब चाहे कभी भी उन फ्रेगमेंट्स के अंदर जा सकता था। और सबसे पहले वो टेलीपोर्ट होता हुआ एक डेजर्ट फ्रेगमेंट के अंदर चला गया था, जहाँ पे उसे जानने को मिलता है कि आखिर ये वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स डिस्ट्रॉय कैसे हुआ था। असल में किसी गॉड ने आज से हजारों साल पहले अपनी गॉड बम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के ऊपर हमला किया था, और उसके बाद से ये जगह इस तरह से तबाह हुई थी। वरना तबाह होने से पहले तो ये जगह किसी हेवन से कम नहीं थी। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहाँ पे अभी वांग लिन उसी डेजर्ट के अंदर खड़ा हुआ वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के तबाह होने के पीछे की वजह जानने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अचानक से ही वहाँ पे आइस क्रिस्टल की मदद से उसके ऊपर अटैक होता है, जिसे वांग लिन ने समय रहते ही किसी तरह से वहाँ पे डॉज कर लिया था। और जिस तरफ से वांग लिन के ऊपर हमला हुआ था, वांग लिन वहाँ पे उसी दिशा की तरफ देखते हुए कोल्टून में कहता है, कौन हो तुम और इस तरह से छुपकर मेरे ऊपर हमला करने का क्या मतलब है। अब वांग लिन कैसा कहती हम देखते हैं कि वहाँ पे फैली हुई स्मोक में से दोबारा पहले से भी बड़ा वांग लिन के ऊपर हमला होता है, जिसे रोकने के लिए अब की बार वांग लिन ने भी वहाँ पे अपने सर्कल ट्रायर का इस्तेमाल करते हुए अपने थंडर फ्रो को वहाँ पे समर कर लिया था, जिसने वहाँ पे अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करके उस जाइंट आइस क्रिस्टल के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिसका असर वहाँ पे उस थंडर फ्रो के ऊपर भी होता है। इसलिए वो बहुत ही तेजी के साथ वहाँ पे नीचे गिरने लगा था। लेकिन वांग लिन वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे एक बार फिर से ठीक करते हुए हील कर देता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो थंडर फ्रोग दोबारा वहाँ पे हमला करने के लिए भी रेडी हो चुका था। और इसी के साथ वहाँ पे रेड बटरफ्लाई बहुत ही कूल तरीके की एंट्री लेती है, जो कि जैसे जैसे वहाँ पे आगे बढ़ रही थी उसका खतरनाक ऑरा भी वहाँ पे उसके साथ चल रहा था, जिसे देखकर वांग लिन भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, स्नो क्वीन। वांग लिन की ये बात सुनकर रेड बटरफ्लाई वहाँ पे कोल्टून में उससे कहती है कि जैसा कि मैंने सोचा था, तुम मुझे पहले से ही जानते हो, तो बताओ मुझे तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो। जिस पे वांग लिन भी वहाँ पे कोल्टून में उसे जवाब देते हुए कहता है कि स्नोलैंड की स्नो क्वीन के बारे में हर कोई जानता है, और सेम इसी तरह से मैं भी आपको जानता हूँ। वांग लिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई वहाँ पे अपने वेपन को बाहर निकालते हुए वांग लिन से कहती है, ओके अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो तुम्हारी मर्जी। और ये कहकर उसने अचानक ही वहाँ पे अपने वेपन को बाहर निकालते हुए वांग लिन के ऊपर जानलेवा हमला करना शुरू कर दिया था, जिसपे वांग लिन भी अपने थंडर फ्रो की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक के ऊपर ही अटैक कर देता है। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। और इस मौके का फायदा उठाकर रेड बटरफ्लाई वहाँ पे अपनी आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग लिन के चारों तरफ एक आइस डोमेन फील्ड को क्रिएट कर देती है, और उसी के साथ साथ वहाँ पे अपनी जायंट फिनिक्स बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए वांग लिन के ऊपर अटैक करते हुए उसकी बॉडी को वहाँ पे पूरी तरह से फ्रीज भी करना शुरू कर दिया था, जो देखकर बेचारा लिंगजू वहाँ पे घबराते हुए कहता है, मास्टर आखिर आप इस लड़की का मुकाबला करने के लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि रेड बटरफ्लाई ने वहाँ पे अपनी आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग लिन की बॉडी को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया था, जो देखकर रेड बटरफ्लाई वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम्हारी जैसे एक मामूली से सोल फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर को क्या लगा था कि वो यहाँ पे मेरा मुकाबला कर पाएगा। और ये कहकर वो वहाँ पे वांग लिन की तरफ देखकर स्माइल करते हुए उससे कहती है कि अब यहाँ पे खुद को बचाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत मत करो, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में तुम्हारी मौत हो जाने वाली है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम वांग लिन को देखते हैं, जो कि पूरी तरह से अपने सोल स्टेट के अंदर फंस चुका था, और उसके आसपास के सभी लोग जिनसे वो प्यार करता था वो सभी वहाँ पे एक एक करके उससे दूर होते जा रहे थे, जिसके चलते धीरे धीरे वहाँ पे सब कुछ काला पड़ने लगा था। जो देखते हुए वांग लिन वहाँ पे अपने मन में कहता है, तो ये अपने आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की पावर का इस्तेमाल करते हुए मेरे इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश कर रही है। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई ने वहाँ पे एक आइस नीडल का इस्तेमाल करते हुए वांग लिन के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया था, जो कि वांग लिन की तरफ मूवमेंट के रूप में आगे बढ़ता है, जो कि वांग लिन की बेरंग हो चुकी जिंदगी में एक नया रंग लेकर आ रही थी, जिसे अपनी तरफ आते हुए देखकर वांग लिन भी वहाँ पे खुश होते हुए जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। लेकिन अचानक ही वहाँ पे एक सेकंड के 100वें हिस्से के साथ वांग लिन के दिमाग के अंदर उसकी सारी पुरानी मेमोरीज रिफ्रेश हो जाती हैं, और अपनी मेमोरीज को याद करते हुए वांग लिन वहाँ पे खुद से ही कहता है, नहीं नहीं मैं ऐसे यहाँ पे अपने ऊपर से कंट्रोल नहीं खो सकता। मैं जानता हूँ कि ये लड़की अपने हार्टलेस आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की पावर का इस्तेमाल करते हुए मुझे यहाँ पे फंसाना चाहती है, और अगर एक बार मैंने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया तो ये अपने गंदे इरादों में कामयाब भी हो जाएगी, जो कि मैं कभी भी नहीं होने दे सकता। और ये कहते हुए वांग लिन ने अचानक से ही वहाँ पे अपनी डेथ आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की पावर का ऑरा रिलीज कर दिया था, जो कि वहाँ पे रेड बटरफ्लाई की हार्टलेस आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की पावर का मुकाबला करते हुए
हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय करने लगा था, क्योंकि भले आपके पास जितनी मर्जी पावरफुल आर्टिस्टिक कंसेप्शन पावर आ जाए, लेकिन मौत का मुकाबला भला कौन कर सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि वांग लिन की डेथ आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर भी वहाँ पे रेड बटरफ्लाई के आर्टिस्टिक कंसेप्शन के ऊपर भारी पड़ते हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय किए जा रही थी, जो देखकर तो रेड बटरफ्लाई भी वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है और वांग लिन को उसने पूरी तरह से खत्म करने के लिए वांग लिन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानलेवा हमला कर दिया था, जिसे अपनी तरफ आते हुए देखकर वांग लिन वहाँ पे अपने मन में ही कहता है कि ये खुद को मुझसे ज्यादा सुपीरियर दिखाने के लिए मेरे ऊपर इतना ज्यादा पावरफुल हमला कर रही है, जिसका अगर मैं मुकाबला नहीं कर पाया तो ये मेरे इमोशंस को पूरी तरह से फ्रीज भी कर सकती है और मेरी ट्रू पावर ही मेरे इमोशंस है। इसलिए मुझे कुछ भी करके यहाँ पे इसकी आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर का मुकाबला करते हुए इसे यहाँ पे पूरी तरह से खत्म करना होगा। और ये कहकर वांग लिन ने भी वहाँ पे अपनी डेथ आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर को रिलीज करना शुरू कर दिया था और साथ ही साथ वो वहाँ पे रेड बटरफ्लाई को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है कि मैंने आपके बारे में मोर्टल वर्ल्ड में सुना था, जब आपने लेट स्टेज ऑफ सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू किया था, और ये भी सुना था कि तुमने सिर्फ 100 साल के अंदर अंदर ही सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू किया था, और इतने समय में तो बेचारे एक मोर्टल की पूरी जिंदगी गुजर जाती है। आज अगर तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा होते तो उन्हें तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड महसूस होता। वांग लिन की ये सारी बातें रेड बटरफ्लाई के ऊपर काफी ज्यादा गहरा असर डाल रही थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई वहाँ पे आपने उस हमले को नहीं रोक दी और देखते ही देखते उसने दोबारा वांग लिन के ऊपर हमला कर दिया था, जिसे वांग लिन ने भी वहाँ पे अपनी डेथ आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था और वहाँ पे एक बार फिर से उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करते हुए कहता है कि तुमने सिर्फ खुद को ताकतवर बनाने के लिए आज तक न जाने कितने ही खानदानों को उजाड़ दिया। अगर आज तुम्हारे माता पिता जिंदा होते तो वो तो तुम्हें ये सब करते हुए देखकर जीते जी ही मर जाते और यही दुआ करते कि काश उन्हें तुम्हारे जैसा कभी भी बच्चा पैदा नहीं होता। जो सुनकर रेड बटरफ्लाई को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो वहाँ पे अपने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को रेडी करते हुए वांग लिन से कहती है, मुझे लगता है तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। जबकि रेड बटरफ्लाई को वहाँ पे इस तरह से अपने अटैक को क्रिएट करते हुए देखकर वांग लिन भी वहाँ पे अपनी डेथ आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को रेडी करने लगा था, जो देखकर रेड बटरफ्लाई वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम्हारी ये आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर है मेरी आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर के सामने बहुत ज्यादा कमजोर है, जिसका एहसास भी अभी तुम्हें थोड़ी ही देर में हो जाने वाला है। और जैसे जैसे वो दोनों वहाँ पे अपनी आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर को रिलीज कर रहे थे, वैसे वैसे उन दोनों की आर्टिस्टिक कंसेप्शन का ऑरा वहाँ पे आपस में टकराने लगा था। जबकि वांग लिन वहाँ पे अपनी अगली चाल चलते हुए कहता है कि इन 100 सालों में तुमने एक बार भी अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचा। अगर तुम चाहती तो तुम उनके रीइंकार्नेशन के बारे में भी सोच सकती थी, लेकिन तुम्हें तो बस खुद को ताकतवर बनाना था। वहीं जैसे ही वांग लिन की डेथ आर्टिस्टिक कंसेप्शन का ऑरा वहाँ पे रेड बटरफ्लाई की आर्टिस्टिक कंसेप्शन के साथ टकराता है, तो रेड बटरफ्लाई भी वहाँ पे थोड़ा हैरान होते हुए कहती है कि भले इसकी डेथ आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर दिखने में बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रही है, लेकिन यह है काफी ज्यादा कमाल की। अब तो मैं इसे खत्म करने के बाद इसकी आर्टिस्टिक कंसेप्शन को भी हासिल कर लेने वाली हूँ। पर अभी रेड बटरफ्लाई वहाँ पे ये सब सोच ही रही थी कि तभी वांग लिन वहाँ पे अपनी अगली चाल चलते हुए कहता है कि अगर आज तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा होते तो वो तुम्हें कभी भी गलत रास्ते के ऊपर नहीं चलने देते। और ये कहकर वांग लिन ने वहाँ पे अपनी डेथ आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके माता पिता की सोल को भी वहाँ पे उसके पीछे लाके खड़ा कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि अब रेड बटरफ्लाई की आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर वहाँ पे वांग लिन के सामने कमजोर पड़ने लगी थी और उसी के साथ वांग लिन वहाँ पे उसके इमोशंस के साथ खेलते हुए उसे वहाँ पे उसकी वो सारी पुरानी मेमोरी याद करवा दी थी, जिन्हें रेड बटरफ्लाई वहाँ पे जाकर भी याद नहीं करना चाहती थी। लेकिन इसी के साथ साथ वांग लिन को वहाँ पे ये भी एहसास हो गया था कि रेड बटरफ्लाई कितनी ज्यादा टैलेंटेड है और इस सब के पीछे का कारण उसके माता पिता ही थे। और देखते ही देखते वांग लिन ने वहाँ पे अपनी डेथ आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर का इस्तेमाल करते हुए रेड बटरफ्लाई की हार्टलेस आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर को वहाँ पे पूरी तरह से सप्रेस कर दिया था, जिसके चलते रेड बटरफ्लाई के इमोशंस वहाँ पे अनस्टेबल होने लगे थे, जो देखते हुए वांग लिन को भी वहाँ पे एहसास हो चुका था कि अगर वो यहाँ पे इसी तरह से रुक रहा तो ये लड़की उसके लिए और भी बड़ा खतरा बन सकती है। और ये कहकर वांग लिन अपने फॉरबिडन फ्लैग को बाहर निकाल कर अपनी ब्लैक ड्रैगन टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए उनकी मदद से वहाँ पे रेड बटरफ्लाई के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर देता है और खुद वहाँ पे टेलीपोर्टेशन एरो को एक्टिवेट करते हुए वहाँ से भागने लगा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन की आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर ने वहाँ पे रेड बटरफ्लाई के इमोशंस को वाकई काफी ज्यादा अनस्टेबल कर दिया था, जिसके चलते वहाँ पे उसके मुंह से ब्लड तक भी निकलने लगा था, जो देखकर वो भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक मामूली सा सोल फॉर्मेशन रियलम का कल्टीवेटर यहाँ पे मेरे ऊपर भारी पड़ रहा है। और ये कहकर रेड बटरफ्लाई भी वहाँ पे गुस्से के साथ वांग लिन के ब्लैक ड्रैगन्स का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ जाती है, जिन्हें रेड बटरफ्लाई ने वहाँ पे अपनी आइस एट्रीब्यूट की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक ही झटके के साथ वहाँ पे फ्रीज कर दिया था और उन्हें फ्रीज करने के बाद वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। जिसके बाद वो वहाँ पे अपनी खतरनाक स्पीड का इस्तेमाल करते हुए वांग लिन के पीछे ही रवाना हो जाती है, जो कि अभी तक भी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ भाग रहा था। जो देखकर लिंगजू वहाँ पे वांग लिन से कहता है, मास्टर ये आप कैसी हरकतें कर रहे हैं? आप जानते ही हैं कि उस लड़की की स्पीड आपसे कितनी ज्यादा तेज है, तो ये जानते हुए भी आप यहाँ पे इस तरह से उसके आसपास क्यों उड़ रहे हैं? और अभी बेचारा लिंगजू वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तब तक हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई वहाँ पे वांग लिन के काफी ज्यादा करीब आ चुकी थी, जो देखकर तो बेचारे लिंगजू ने अब वहाँ पे रोना ही शुरू कर दिया था। जबकि इसी बीच
रेड बटरफ्लाई ने वहाँ पे अपने आइस एट्रीब्यूट की पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे आइस क्रिस्टल्स की मदद से वांगलिन के ऊपर हमला करना भी शुरू कर दिया था, जिनसे बचने के लिए वांगलिन भी वहाँ पे बहुत ही तेजी से उड़ने लगा था। जो देखकर लिंगजू वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर आखिर आप यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हो, आप यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते। लिंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांगलिन अपना हाथ ऊपर हवा में उठाते हुए कार्टून में कहता है क्या भागना भगाना बहुत हो गया, अब बारी है एक्शन लेने की। और ये कहकर वांगलिन वहाँ पे उसी पल को याद करने लगा था जब उसने गोड पाम टेक्निक को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा था। उस समय वांगलिन ने उसे सिर्फ देखा ही नहीं था बल्कि उसे पूरा महसूस भी किया था, और इसलिए वांगलिन वहाँ पे उसी गोड पाम टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे खुद से अपनी एक गोड पाम टेक्निक को क्रिएट करने लगा था। जो देखकर तो बेचारी रेड बटरफ्लाई की आंखें भी वहाँ पे खुली की खुली रह जाती हैं, लेकिन वो वहाँ पे कुछ सोच पाती उससे पहले ही वांगलिन ने वहाँ पे अपनी इस गोड पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमला कर दिया था। जो देखकर रेड बटरफ्लाई जल्दी से वापस वहाँ पे होश में आते हुए अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी थी, और साथ ही साथ वहाँ पे अपने आइस एट्रीब्यूट की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस गोड पाम टेक्निक के ऊपर हमले भी करने लगी थी। लेकिन हम देखते हैं कि उसके किसी भी अटैक का वहाँ पे उस गोड पाम टेक्निक के ऊपर कोई भी असर नहीं हो पा रहा था। इसलिए रेड बटरफ्लाई ने वहाँ पे अपनी जान बचाने के लिए अपने आइस एट्रीब्यूट की पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक आइस बैरियर को बना दिया था ताकि वो उस गोड पाम टेक्निक से अपनी जान बचा सके। लेकिन वो गोड पाम टेक्निक तो बस एक इल्यूजन था जैसे वांगलिन ने वहाँ पे रेड बटरफ्लाई को उड़ाने के लिए क्रिएट किया था, जिसको देखकर तो बेचारी रेड बटरफ्लाई ने वहाँ पे खुद को ऑलमोस्ट मरा हुआ ही समझ लिया था। लेकिन जैसे ही वो गोड पाम टेक्निक आकर उसकी आइस डोमेन फील्ड के साथ टकराती है तो वो गोड पाम टेक्निक वहाँ पे गायब हो गई थी, और इसी बीच मौके का फायदा उठाकर वांगलिन भी वहाँ पे टेलीपोर्टेशन पोर्टल को ओपन करते हुए उसके अंदर चला गया था। और वांगलिन को वहाँ पे इस तरह से टेलीपोर्टेशन एरे को एक्टिवेट करते हुए देखकर तो रेड बटरफ्लाई को और भी ज्यादा हैरानगी हो रही थी। वो वांगलिन की आइडेंटिटी को लेकर हैरान होते हुए कहती है कि ये पर्सन दिखने में जितना ज्यादा सिंपल दिखाई दे रहा था असल में ये उतना ज्यादा सिंपल भी नहीं है, इसमें जरूर कोई तो खास बात है, और ऊपर से इस पर्सन की स्किल्स कितनी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और सबसे अजीब तो इसकी आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की पावर है। ऐसी मिस्टीरियस आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन पावर तो आज तक मैंने कभी नहीं देखी। जरूर ये एक 5th लेवल की कंट्री का इलाइट डिसेबल होगा, और जरूर वो कंट्री वर्मिलियन बर्ड स्टार ही होगी, क्योंकि वही अपने इलाइट डिसेबल्स को इतने ज्यादा खास ट्रायल्स देते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम वांगलिन को देखते हैं जो कि वहां से टेलीपोर्ट होते हुए 3rd फ्रेगमेंट में आ चुका था, जहां उस गॉड पाम टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से हम देखते हैं कि वांगलिन की अपनी हालत भी वहां पे काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। इसलिए वो सबसे पहले खुद को हील करने के लिए एक हीलिंग पिल को खा लेता है, और उसके बाद वहां पे उस गॉड पाम टेक्निक के बारे में सोचता है। वो गॉड पाम टेक्निक तो वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसने एक ही बार में मेरी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम कर लिया। लेकिन शुक्र है मैंने सही समय पे उस गॉड पाम टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था, क्योंकि रेड बटरफ्लाई और मेरे बीच पावर लेवल का गैप बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर मैं वहां पे उस गॉड पाम टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करता तो मुझे नहीं लगता मैं उससे बचते हुए इतनी आसानी से वहां से भाग सकता था। और ये कहकर वांगलिन वहां पे अपने आसपास की जगह को बहुत ही गौर से चेक करने लगा था, जो कि पूरी की पूरी लावा से भरी हुई थी। इसलिए जैसे ही वांगलिन वहां पे उस जगह को चेक करने के लिए आगे बढ़ता है तो अचानक से ही वहां पे उसके सामने स्पेस क्रैक्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं, जिनसे वांगलिन बहुत ही तेजी के साथ बचते हुए वहां से काफी आगे आ गया था। लेकिन इसके साथ ही वांगलिन वहां पे समझ चुका था कि ऐसे ही आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए वो वहां पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए आगे के एरिया को चेक करने लगा था। जो देखकर लिंगजू वहां पे कहता है कि आखिर ये कैसी अजीब सी जगह है, अगर यहाँ पे कोई ट्रायर मौजूद भी होगा तो अब तक तो इस लावा ने यहाँ पे उसे जला के राख कर दिया होगा। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि वांगलिन की डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी वहाँ पे केव के पास आके रुक जाती है, जिससे आगे वांगलिन वहाँ पे नहीं देख पा रहा था। जो देखकर वांगलिन भी वहाँ पे थोड़ा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है अगर लुओ सोर्सेक ने यहाँ पे भी टेलीपोर्टेशन एरे बना रखा है तो यहाँ पे भी उन लोगों ने जरूर से कुछ बहुत ही ज्यादा खास छुपा रखा होगा, पर वो चीज क्या हो सकती है मुझे उसके बारे में पता लगाना होगा, क्योंकि ये जगह मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस हो रही है। और अगर मुझे यहाँ पे इस जगह के बारे में अच्छी तरह से पता लगाना है तो मुझे कुछ दिन यहीं पे रुकना होगा। और ये कहकर वांगलिन अचानक से ही वहाँ पे माउंटेन को तोड़ता हुआ उसके अंदर जाके बैठ गया था, और वहाँ पे बैठकर आराम से अपनी प्रैक्टिस करने लगा था। जहाँ पे इसी तरह से प्रैक्टिस करते हुए और उस जगह के बारे में पता लगाते हुए वांगलिन को 3 दिनों से भी ज्यादा का समय गुजर जाता है, और अचानक से ही 3 दिनों बाद वहाँ का टेलीपोर्टेशन एरे एक्टिवेट होता है, और उस लुओ सोर्सेक के 2 डिसेबल्स निकल कर बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर वांगलिन भी वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है जैसा कि मैंने सोचा था ये लोग यहाँ पे आ गए। और तभी एक डिसेबल वहाँ पे अपने सीनियर डिसेबल जिसका नाम ज़ेंघाओ था उससे कहता है ब्रदर क्या यही है इमोर्टल लैंड का वो बीस्ट मेंशन है जिसके बारे में आपने मुझे बताया था। जिस पे ज़ेंघाओ भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ यही है वो इमोर्टल लैंड का लेजेंडरी बीस्ट मेंशन है जो कि हमारे लुओ सोर्सेक के एल्डर को बाई चांस ही मिल गया था, और क्योंकि ये पिछले लाखों सालों से यहाँ पे बना हुआ है तो ये अब काफी बुरी तरह से डैमेज भी हो चुका है। लेकिन तुम यहाँ पे अपनी स्पिरिट को ट्रांसफॉर्म करते हुए प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम्हें पता है ना कि अब आगे तुम्हें क्या करना है। जिस पे वो जूनियर डिसेबल जिसका नाम जियान सोंग था वो भी वहाँ पे हाँ में अपना सर हिलाते हुए अपनी मैनिंग सर्च टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते वो वहाँ पे बहुत ही सावधानी के साथ उन सभी क्रैक से बचते हुए आगे बढ़ने लगा था। और वांगलिन जो कि अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे ये सब बहुत ही खुश से देख रहा था, वो भी वहाँ पे उस मैनिंग सर्च टेक्निक को देखते हुए अपने मन में कहता है कि जरूर ये इन स्पेस क्रैक से बचने की कोई खास टेक्निक होगी, जैसे अगर मैं यहाँ पे सीख लेता हूँ तो ये इस इमोर्टल लैंड में मेरे काफी
ज्यादा काम आ सकती है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों ही डिसेबल्स वहाँ पे अपनी बेंडिंग साइड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसी केव के अंदर आ चुके थे, जहाँ के आगे का नजारा वांग लिन वहाँ पे नहीं देख पा रहा था। और वहाँ पे आने के बाद जेंग हाओ वहाँ पे जियान सोंग से कहता है कि ये केव इस जगह का एक खास एरिया है, यहाँ पे हम टेलीपोर्टेशन एरो को भी एक्टिवेट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे जितना ज्यादा हो सके केयरफुल रहने की कोशिश करना। अपने सीनियर ब्रदर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जियान सोंग भी हमें अपना सर हिला देता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से बहुत ही स्पीड के साथ आगे बढ़ने लगे थे। जहाँ रास्ते में जियान सोंग वहाँ पे जेंग हाओ से कहता है, सीनियर ब्रदर ये मैंशन न जाने कितने सालों से बंद पड़ा हुआ है, जिसका मतलब है कि अब ये पूरी तरह से खाली हो चुका होगा, और अगर यहाँ पे हमारा मुकाबला किसी सोल बीस्ट के साथ भी हो जाता है तो हम दोनों उसे आसानी के साथ हरा देंगे। मैंने ठीक कहा ना? ये सब बेचारा जियान सोंग वहाँ पे अपने डर को खत्म करने के लिए कह रहा था, जिसपे जेंग हाओ भी उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, अगर यहाँ पे हमारा मुकाबला किसी सोल बीस्ट के साथ हो भी जाता है तो अब तक किसी इमॉर्टल लैंड के ओरन उसे बहुत ही ज्यादा कमजोर बना दिया होगा, जिसके चलते अगर यहाँ पे हमारा मुकाबला किसी सोल बीस्ट के साथ हो जाता है तो ये तो हमारे लिए ही फायदेमंद रहेगा, क्योंकि उस सोल बीस्ट की स्पिरिट को रिफाइन करते हुए हम अपनी फाउंडेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और इसी तरह से वो दोनों वहाँ पे आपस में बातें करते हुए बहुत ही तेजी के साथ उस केव में आगे बढ़ने लगे थे, जहाँ वांग लिन भी इनविजिबल फॉर्म में उनके पीछे पीछे ही जा रहा था। और उनकी बातों को सुनते हुए वो वहाँ पे अपने मन में कहता है, ये जगह तो मैंने जितने ज्यादा सोची थी उससे भी कहीं ज्यादा खास निकली, अब मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ पे उस टेलीपोर्टेशन एरिया को क्यों बनाया गया था। खैर इसी तरह से वो दोनों ही डिसेबल्स वहाँ पे आगे बढ़ते हुए इमॉर्टल बीस्ट मेंशन के इंट्रेंस गेट पे पहुंच जाते हैं, और देखते ही देखते वो दोनों ही डिसेबल्स वहाँ पे एक दूसरे को इशारा करते हुए उस मेंशन के अंदर चले जाते हैं। और उस मेंशन के अंदर हमें एक बहुत बड़े जायंट बीस्ट का स्टोन स्टैचू देखने को मिलता है, जिससे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसके बारे में जेंग हाओ जियान सोंग को बताते हुए कहता है कि यही है वो जगह जो कि हमारे एल्डर ने ढूंढी थी, इसी के नीचे वो सेलेस्टियल इमॉर्टल एनर्जी मौजूद है जिसे हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं, तुम यहाँ पे मेरी रक्षा करना, तब तक मैं इस इमॉर्टल सेलेस्टियल एनर्जी को यहाँ पे ले लेता हूँ। और ये कहकर जेंग हाओ ने अपने पास से वहाँ पे एक स्पिरिट बोतल को बाहर निकालते हुए और सारी सेलेस्टियल एनर्जी को वहाँ पे इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, जबकि जियान सोंग वहाँ पे अपनी सोर्स का इस्तेमाल करते हुए उसकी रक्षा कर रहा था, ताकि अचानक से ही वहाँ पे कोई सोल बीस्ट उनके ऊपर हमला ना कर दे। वहीं वांग लिन जो कि वहाँ पे छुपकर बहुत ही गौर से ये सब देख रहा था, वो भी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह की ट्रायर बोतल है जो कि इतनी जल्दी यहाँ पे मौजूद सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रही है। और जैसे ही वो स्पिरिट बोतल वहाँ पे सारी एनर्जी को इकट्ठा कर लेती है तो वो वहाँ पे वापस जेंग हाओ के पास आ जाती है, जिसने वहाँ पे सारी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए उसे वहाँ पे दो छोटे छोटे क्रिस्टल्स का रूप दे दिया था, जो देखकर जेंग हाओ वहाँ पे खुश होते हुए अपने जूनियर ब्रदर से कहता है कि हमारे यहाँ पे आने का मकसद पूरा हो चुका है। और जेंग हाओ वो दोनों के दोनों एनर्जी क्रिस्टल्स वहाँ पे अपने जूनियर ब्रदर को देते हुए कहता है कि ये तुम्हारे सेट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए काफी रहेंगे, जिसपे जियान सोंग भी वहाँ पे उन दोनों एनर्जी क्रिस्टल्स को लेते हुए अपने सीनियर ब्रदर का शुक्रिया अदा करता है। और उसी के साथ साथ वहाँ पे स्पिरिट बोतल को बहुत ही गौर से देखते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह का ट्रायर है, जिसपे जेंग हाओ वहाँ पे बहुत ही प्राउड के साथ उसे जवाब देते हुए कहता है कि इसे स्पिरिट बोतल के नाम से जाना चाहता है, और ऐसी स्पिरिट बोतल्स हमारे पूरे सेट में सिर्फ 3 ही है, जिनका इस्तेमाल करते हुए हम इस सेलेस्टियल एनर्जी को बहुत ही जल्दी अब्सॉर्ब कर सकते हैं, और अब्सॉर्ब करते हुए उन्हें एनर्जी क्रिस्टल्स में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जो कि अभी तुमने देखा ही था। लेकिन अभी वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से उन्हें वहाँ पे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो दोनों भी वहाँ पे सावधान हो जाते हैं और बहुत ही सावधानी के साथ आगे बढ़ते हुए उस जगह को वहाँ पे चेक करने लगे थे, जहाँ उस जगह की तलाशी लेते हुए उन लोगों की नजर वहाँ पे एक स्केलेटन के ऊपर पड़ती है, जिसका फोरहेड वहाँ पे एक अजीब सी एनर्जी के साथ चमक रहा था, जिसे देखकर जेंग हाओ वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने जूनियर ब्रदर से कहता है कि तुम आगे जाकर इस स्केलेटन के फोरहेड के अंदर मौजूद एनर्जी के बारे में पता लगाने की कोशिश करो, मैं पीछे रहकर तुम्हें यहाँ पे प्रोटेक्ट करूंगा। हालांकि वहाँ पे आगे बढ़ते हुए जियान सोंग को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन वो भला अपने सीनियर ब्रदर की बात को कैसे टाल सकता था, इसलिए वो वहाँ पे डर के मारे धीरे धीरे उस स्केलेटन की तरफ आगे बढ़ने लगा था। जहाँ जैसे जैसे वो स्केलेटन के क्लोज जा रहा था वैसे वैसे हम देखते हैं कि उसके पसीने छूटते जा रहे थे, और तभी अचानक से उस स्केलेटन का सर वहाँ पे एक तरफ लुढ़क जाता है, जो देखा तो बेचारा जियान सोंग वहाँ पे और भी ज्यादा डर गया था। लेकिन जेंग हाओ वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए उससे कहता है कि थोड़ा और क्लोज जाओ और उसके स्कल को उठाकर यहाँ पे मेरे पास ले आओ। अब अपने सीनियर ब्रदर की ये बात सुनकर जैसे ही बेचारा जियान सोंग वहाँ पे उस स्कल को उठाता है तो अचानक ही वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ वो स्कल वहाँ पे एक्सप्लोड हो गया था, जिसके अंदर मौजूद था एक एनर्जी पैरासाइट, जो कि वहाँ पे उन दोनों ही डिसेबल्स के ऊपर अटैक करते हुए जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जो देखकर वो दोनों डिसेबल्स भी जल्दी से वहाँ पे उसके पीछे जाते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे थे। और जब जियान सोंग वहाँ पे उसके बारे में अपने सीनियर ब्रदर से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर वो क्या चीज है, तो जेंग हाओ उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि अगर मेरा अंदाजा ठीक है तो ये एक सेलेस्टियल बीस्ट था, जिसे सोल बीस्ट अपने खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ऐसा समझ लो एनर्जी के कीड़े। और वांग लिन जो कि अभी तक भी वहाँ पे छुपकर उनकी ये सारी बातें सुन रहा था, वो अभी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है और तो वो एनर्जी का कीड़ा कुछ और नहीं बल्कि सेलेस्टियल बीस्ट था, जिसे मैंने अपने फ्लाइंग मस्कीटो बीस्ट को खिलाया था। अब मुझे समझ आ रहा है कि मस्कीटो बीस्ट को वो इतना ज्यादा क्यों पसंद आया था, क्योंकि वही तो उनका असल खाना है। लेकिन इस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी डेविल सी की स्पिरिचुअल एनर्जी से बहुत ही ज्यादा प्योर और पावरफुल है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे मौजूद सेलेस्टियल
सेलेस्टियल बीस्ट भी और ज्यादा पावरफुल होंगे, जिन्हें अगर मैं यहाँ पे अपने सोल बीस्ट को खिलाता हूँ तो वो उनकी पावर को बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे उन सेलेस्टियल बीस्ट को ढूंढने के लिए वहाँ से आगे बढ़ गया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम उन दोनों डिसेबल्स को देखते हैं जो कि अभी तक भी वहाँ पे उस सेलेस्टियल बीस्ट की तलाश कर रहे थे। और अचानक ही जियान जोंग वहाँ पे थोड़ी देर पहले के समय को याद करके डरते हुए कहता है, यकीन नहीं हो रहा कि सोल बीस्ट का खाना भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अगर उस समय मैंने सही समय पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल ना किया होता तो वो शायद मेरे फोरहेड को चीरते हुए मेरे दिमाग के अंदर घुस चुका होता, यानी कि मेरी मौत हो चुकी होती, जिसके बाद मैं भी वहाँ पे उसके स्केलेटन की तरह पड़ा होता। जिस पे ज़ेंग हाओ उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहता है कि अगर तुम इस मामूली से सेलेस्टियल बीस्ट से डर रहे हो तो तुम फ्यूचर में लियू स्वॉर्ड सेट के डिसेबल कैसे बन पाओगे? आगे चलकर तो तुम्हें इनसे भी बड़े बड़े खतरों से लड़ना होगा। और ये कहकर वो दोनों वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ एक बार फिर से उस सेलेस्टियल बीस्ट के पीछे निकल जाते हैं। और वांग लिन जो कि उनके पीछे ही चल रहा था वो भी वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह का सीनियर ब्रदर है जो कि यहाँ पे एक टेस्ट के नाम पर अपने जूनियर ब्रदर की जान को खतरे में डाल रहा है, जो देखने से साफ साफ पता चल रहा है कि ये बस अपने जूनियर ब्रदर का फायदा उठाना चाहता है। खैर इसी तरह से आगे बढ़ते हुए वो दोनों ही डिसेबल्स वहाँ पे उस केव के काफी ज्यादा अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे आते साथ ही ज़ेंग हाओ की नजर एक सेलेस्टियल ट्रायर के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर तो ज़ेंग हाओ की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। और वो वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा था, यकीन नहीं हो रहा कि आज मेरी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी है कि मुझे यहाँ पे एक सेलेस्टियल ट्रायर मिल गया। और ये कहकर ज़ेंग हाओ वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस सेलेस्टियल ट्रायर को लेने की कोशिश करने लगा था। लेकिन इसी बीच हम एक पैरासाइट को देखते हैं जो कि वहाँ पे आगे बढ़ते हुए एक ऑर्ब के अंदर चला गया था। और जैसे ही वो सेलेस्टियल बीस्ट वहाँ पे उस ऑर्ब के अंदर जाता है तो वो पूरी जगह वहाँ पे हिलना शुरू हो चुकी थी, जो देखकर तो उन दोनों डिसेबल्स को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे सब चल क्या रहा है। तभी अचानक से ही वहाँ पे हजारों की तादाद में उस ऑर्ब से हजारों सेलेस्टियल बीस्ट बाहर निकलते हैं, जिन्होंने बाहर आते साथ ही वहाँ पे उन दोनों डिसेबल्स के ऊपर हमला कर दिया था। जो देखकर ज़ेंग हाओ वहाँ पे चलाते हुए जियान जोंग से कहता है कि जल्दी से भागो यहाँ से। और ये कहकर वो दोनों ही जल्दी से वहाँ पे अपनी जान बचाते हुए भागने की कोशिश करने लगे थे। और साथ ही साथ ज़ेंग हाओ वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए जितना ज्यादा हो सके उन सेलेस्टियल बीस्ट को मारे भी जा रहा था। और इसी बीच मौके का फायदा उठाकर वो वहाँ पे बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर अटैक करते हुए वहाँ का पूरा रास्ता ही बंद कर देता है। लेकिन उन सेलेस्टियल बीस्ट की तादाद वहाँ पे इतनी ज्यादा थी कि वो वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उस रास्ते को तोड़ते हुए दोबारा वहाँ पे उनके पीछे पड़ जाते हैं। जो देखकर जियान जोंग वहाँ पे परेशान होते हुए ज़ेंग हाओ से कहता है, ब्रदर आखिर ये इतने ज्यादा सेलेस्टियल बीस्ट यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जिस पे ज़ेंग हाओ भी सीरियस होकर वहाँ पे कुछ सोचते हुए कहता है, इसका तो सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि यहाँ पे कोई जरूर बहुत ही ज्यादा खास और हाई लेवल का सेलेस्टियल ट्रायर मौजूद है, जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पे इन सभी सेलेस्टियल बीस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। जिस पे जियान जोंग उससे कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे अपनी जान बचाने के लिए क्या करें? जिस पे ज़ेंग हाओ अपने मन ही मन में एक बहुत बड़ा प्लान करते हुए कहता है कि मेरे अभी के कल्टीवेशन लेवल के मुताबिक मैं यहाँ पे अकेला इन सभी सेलेस्टियल बीस्ट का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए इन सेलेस्टियल बीस्ट से अपना पीछा छुड़ाने के लिए मुझे यहाँ पे अपने जूनियर ब्रदर का सैक्रिफाइस देना होगा। और ये कहकर ज़ेंग हाओ वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ जियान जोंग से कहता है कि पीछे देखो। और जैसे ही बेचारा जियान जोंग वहाँ पे पीछे मुड़कर देखता है तो इस मौके का फायदा उठाकर ज़ेंग हाओ उसे वहाँ पे धक्का देने की कोशिश करता है। लेकिन अचानक से जियान जोंग वहाँ पे उसके हाथ को पकड़ते हुए बहुत ही एटीट्यूड के साथ कहता है, जूनियर ब्रदर ये तुम अपने जूनियर ब्रदर के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और ये कहते हुए जियान जोंग ने वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी सेलेस्टियल बीस्ट को भी वहाँ पे रोक दिया था। और अचानक से ही वहाँ पे उसकी पावर्स बढ़ते हुए मिडिल स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में पहुंच जाती हैं। जो देखा तो बेचारे ज़ेंग हाओ को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। इसलिए वो वहाँ पे हैरान होकर उससे सवाल करते हुए पूछता है, तुम मेरे जूनियर ब्रदर नहीं हो सकते, आखिर कौन हो तुम? जिस पे जियान जोंग उसे वहाँ पे कोई भी जवाब दिए बगैर उसे उठाकर वहाँ पे उन सेलेस्टियल बीस्ट के बीचों बीच फेंक देता है और खुद बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से भागने लगा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम वांग लिन को देखते हैं जो कि केव के उसी हिस्से में पहुंचते हुए वहाँ पे कहता है कि सेलेस्टियल ट्रायर्स बहुत ही ज्यादा रेयर देखने को मिलते हैं और अभी क्योंकि वो सेलेस्टियल बीस्ट भी यहाँ पे मौजूद नहीं है तो इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं उस सेलेस्टियल ट्रायर को यहाँ पे हासिल कर सकता हूँ। और ये कहकर जैसे ही वांग लिन वहाँ पे पलट कर पीछे देखता है तो वहाँ पे हजारों की तादाद में और भी सेलेस्टियल बीस्ट ने वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर भी हमला कर दिया था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।